नमस्कार, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के इस पॉडकास्ट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं अंजुल त्यागी। आज हम बात करेंगे सोल्यूबल फर्टिलाइजर के बारे में। सोल्यूबल फर्टिलाइजर क्या है और फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स को कैसे परिभाषित किया गया है। अगर आप सोल्यूबल फर्टिलाइजर की कोई यूनिट लगाना चाहते हैं या फिर आप लेबलिंग और लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस समझना चाहते हैं तो इस पॉडकास्ट में आपको वो सभी तमाम जानकारी मिलने वाली है। और ये जानकारी हमें देने वाले हैं फिर से एक बार विनोद गोयल, सोल्यूबल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एसोसिएशन के नेशनल सेक्रेटरी हैं। तो विनोद जी, फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है कि सोल्यूबल फर्टिलाइजर क्या होते हैं और सामान्य खादों से, सामान्य उर्वरकों से इनको कैसे अलग समझा जा सकता है? जितने भी फर्टिलाइजर होते हैं उसमें सब सोल्यूबल होता है। ओके। बस फर्क ये है कि कुछ प्रोडक्ट में केवल कंटेंट सोल्यूबल होता है। यदि वो सोल्यूबल नहीं होगा, सोल्यूबल का मतलब है वाटर सोल्यूबल, पहली बात। जी। तो यदि वो कंटेंट वाटर सोल्यूबल नहीं होगा ना, तो वो पौधे को नहीं मिलेगा। तो जैसे डीएपी है, डाई अमोनियम फॉस्फेट है, उसे जब मिट्टी में डाला जाता है तो उसमें जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो होता है वो मिट्टी में जो पानी उपलब्ध है उसमें घुल के पौधे को मिल जाता है। ओके। तो उसका जो कंटेंट है वो पौधे को मिल जाता है मिट्टी के पानी में घुल के। तो एज इट इज वो डीएपी वाटर सोल्यूबल नहीं है, लेकिन उसका कंटेंट वाटर सोल्यूबल है। तो जितने भी फर्टिलाइजर हैं उसमें कंटेंट वाटर सोल्यूबल होता है, तभी वो पौधे को उपलब्ध है। यदि वाटर सोल्यूबल नहीं है तो पौधे को वो उपलब्ध नहीं होगा। जो सोल्यूबल फर्टिलाइजर जिसको हम कैटेगरी में बोलते हैं उसमें क्या है कि वो प्रोडक्ट ही पूरा सोल्यूबल है। तो जब प्रोडक्ट पूरा सोल्यूबल है तो उसको मिट्टी में जाने के बाद उसका 100% कंटेंट पौधे को मिल जाता है। या उसको फिर सोल्यूबल फर्टिलाइजर होने के कारण उसको कई तरीकों से पौधे को दिया जा सकता है। ड्रेंचिंग के द्वारा दिया जा सकता है, ड्रिप इरिगेशन के द्वारा दिया जा सकता है, या उसे फोलियर स्प्रे किया जा सकता है। जी। जबकि बाकी फर्टिलाइजर जिनको हम सोल्यूबल फर्टिलाइजर नहीं मानते उनको केवल और केवल मिट्टी में ही दिया जा सकता है। उनको आप बाकी एप्लीकेशन जो मैंने 3 बताई उसके माध्यम से नहीं दे सकते। जी। सोल्यूबल फर्टिलाइजर में अगर हम बात करते हैं तो सरकार इसको किस तरीके से परिभाषित करती है? एफसीओ के अंदर सबसे पहला सोल्यूबल फर्टिलाइजर यूरिया है। ओह। जो कि 100% वाटर सोल्यूबल है। लेकिन जब तक यूरिया दिया गया तब तक ये नहीं सोचा गया था कि इसको सोल्यूबल फर्टिलाइजर कहा जाए। जी। क्योंकि ग्रेनुलर फॉर्म में होता है और नॉर्मली इसको छिटक के दिया जाता है। जी। तो इसके लिए इसलिए पानी में घोल के भी देने की सिस्टम है इसका कि आप पानी में घोल दीजिए, यूरिया पानी में घुल जाता है, उसको स्प्रे भी कर सकते हो आप। एफसीओ में एक कैटेगरी निकली, इसमें 100% वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर बोले गए, जिसमें कि एनपीके के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को उसमें डाला गया। एनपीके 19-19-19, एनपीके 20-20-20, एनपीके 16-8-24 या डिफरेंट कॉम्बिनेशन उसमें डाले गए जो 100% वाटर सोल्यूबल थे। और ये जो वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट है वो पानी में घोल के आप इसका खेती पे प्रयोग कर सकते थे। तो ये ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट एफसीओ में हैं। और इसके अलावा एफसीओ का एक नोटिफिकेशन भी है जिसके माध्यम से आप एनी कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट आप एज ए फर्टिलाइजर बेच सकते हो, उन पैरामीटर्स को पूरा करके जो उस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। जी। तो भारत के किसानों को एफसीओ के अंदर पैरामीटर्स में बहुत सारे वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स अवेलेबल हैं आज। जी। तो सर, क्या सोल्यूबल फर्टिलाइजर को भी फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में पहले से ही शामिल किया गया है? हाँ, पहले से नहीं था, बाद में शामिल किया गया। सोल्यूबल फर्टिलाइजर को एफसीओ के अंदर बाद में डाला गया और उसके लिए अलग से एक कैटेगरी बनाई गई सोल्यूबल फर्टिलाइजर की, और उस कैटेगरी का नाम दिया गया है, मैं आपको बताता हूँ पढ़ के, क्योंकि अब एफसीओ काफी बड़ा हो गया है। इस समय 1I के नाम से है वो चैप्टर। 1I में 100% वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। जी। तो इसमें परिभाषा दी गई है वाटर सोल्यूबल की? हाँ, इसमें परिभाषा है, ये सब वाटर सोल्यूबल है, इनकी सोल्यूबिलिटी लिखी जाती है कि कितने % सोल्यूबल है, मतलब वो 100% सोल्यूबल माना जाता है। स्पेशलिटी फर्टिलाइजर कोई वर्ड नहीं है जी। एफसीओ में तो कोई नहीं है। एफसीओ में कोई नहीं है। हम लोग जनरल भाषा में स्पेशलिटी फर्टिलाइजर उनको बोलते हैं जो कि जनरल फर्टिलाइजर से अलग हैं, जो कि बाद में एफसीओ में आए या रिसर्च करके आए, जिनको की कम क्वांटिटी में और अधिकतर उसमें सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है 100%। तो उनको स्पेशलिटी फर्टिलाइजर कहा गया क्योंकि वो उसमें एनपीके भी थे
उसमें माइक्रोन्यूट्रेंट भी होते हैं, उसमें सेकेंडरी न्यूट्रेंट्स भी होते हैं, कॉम्बिनेशंस भी होते हैं। तो उसमें लिक्विड फॉर्म भी है जो भी 100% वाटर सोल्यूबल है। तो इनको स्पेशलिटी फर्टिलाइजर हम कहते हैं कई बार, क्योंकि ये स्पेशलिटी फर्टिलाइजर कम क्वांटिटी में प्रयोग करके भी खेत में बहुत अच्छा फायदा देते हैं। और हमारा कहना ये है, मानना एज ए SFI मानना है कि ये ही सोल्यूबल फर्टिलाइजर आज हार्टिकल्चर की, हिंदुस्तान की एक्सपोर्ट की क्वालिटी को गवर्न कर रहे हैं। हिंदुस्तान से जितना भी हार्टिकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें इस सोल्यूबल फर्टिलाइजर का बहुत बड़ा योगदान है। और ये सोल्यूबल फर्टिलाइजर पौधे की, हार्टिकल्चर क्रॉप्स की हर जरूरत को पूरा कर रहे हैं। और इन सोल्यूबल फर्टिलाइजर के प्रयोग करने से कॉस्टिंग भी किसान की सही आ रही है। नंबर 2, गवर्नमेंट के ऊपर सब्सिडी का बोझ भी कम हो रहा है जी। क्योंकि जो सब्सिडी फर्टिलाइजर गवर्नमेंट के अवेलेबल हैं, NPK के मिक्सचर्स हैं, वो सब उनमें वो हार्टिकल्चर प्रोड्यूस के लिए मुफीद नहीं है। और सोल्यूबल फर्टिलाइजर ही एक माध्यम है जो किसान को भी फायदा दे रहा है और गवर्नमेंट का सब्सिडी का वर्कलोड को भी रिड्यूस कर रहा है जी। तो सोल्यूबल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एसोसिएशन ने तो इसको एक कैटेगरी भी दी है, सोम्स करके। सोम्स करके इसलिए दिया गया है कि सोल्यूबल, सोम्स में 4 वर्ड हैं: सोल्यूबल फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड बायोस्टिमुलेंट्स। यदि सोम्स के द्वारा पूरे क्रॉप का शेड्यूल बनाया जाता है, जो कि ऑलरेडी चल रहा है हिंदुस्तान में, किसान ट्रेडिशनली भी जो भी खेती करता है उसमें ये SOMS का ही प्रयोग करता चलाया है। अब हमने इसको प्रॉपरली डिफाइन किया है। हमने सरकार को भी बोला है कि आपको सोम्स के ऊपर जोर देना चाहिए। अकेले यूरिया या सब्सिडी फर्टिलाइजर को देके कोई फायदा नहीं है। खेती भी खराब होती है, मिट्टी भी खराब होती है और प्रोड्यूस भी अनहेल्दी होता है जी। तो सर, क्या कोई प्रावधान है फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में सोम्स को परिभाषित किया गया है? ऑलरेडी आप बता रहे थे। देखिए, सोम्स के जितने भी तत्व हैं, सोम्स के जितने भी इंटीग्रल पार्ट हैं, ये सब के सब फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में समाहित है जी। जब कोई भी क्रॉप पे हम सोम्स का शेड्यूल बनाते हैं सोम्स के माध्यम से, तो उसमें पहले सोल्यूबल फर्टिलाइजर आता है, फिर ऑर्गेनिक मैन्योर आता है, फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं और बायोस्टिमुलेंट्स आते हैं। उस क्रॉप के हिसाब से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट देना है, कौन सा सोल्यूबल फर्टिलाइजर देना है, किस स्टेज पे कौन सा देना है, ऑर्गेनिक मैन्योर को किस समय इस्तेमाल करना है और कौन सी ऑर्गेनिक मैन्योर इस्तेमाल करनी है, फिर बायोस्टिमुलेंट को किस स्टेज पे कौन सा दिया जाएगा, वो ही एक सोम्स है कॉन्सेप्ट जी। तो अब इसी कंसेप्ट को पकड़ के जब हम किसी भी क्रॉप के लिए सोम शेड्यूल देते हैं तो वो क्रॉप सक्सेसफुल होती है, उसका जो प्रोड्यूस है वो क्वालिटी और क्वांटिटी में परफॉर्म करता है जी। ये सब प्रोडक्ट जो इसमें है वो सबके साथ FCO में दर्ज हैं। FCO में से ही निकाल के, उन प्रोडक्ट में से निकाल के सोम्स का शेड्यूल बना दिया जाता है और वो कामयाब हो जाता है जी। सर, सोम्स को या सोल्यूबल फर्टिलाइजर को इंडिया में बेचने के लिए क्या क्या नियम है बनाए गए हैं जो FCO के तहत आते हैं? सोम्स को बेचने का कोई अलग से नियम की जरूरत नहीं है। सोम्स में जो भी फर्टिलाइजर हैं वो सब के सब FCO में हैं। FCO के तहत जो कानून लगता है वो सोम्स के सभी फर्टिलाइजर पे लगता है जी। वो जैसे कि सोल्यूबल फर्टिलाइजर पे मैंने आपको बोला कि सोल्यूबल NPK फर्टिलाइजर है, सोल्यूबल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, सोल्यूबल फोर्टिफाइड फर्टिलाइजर्स हैं, वो सब के सब ऑलरेडी FCO में हैं। तो इसमें कोई अंतर नहीं है क्योंकि ये नॉन सब्सिडाइज है और वो सब्सिडाइज हैं, तो उनके ऊपर मतलब जो नॉर्मल सब्सिडाइज फर्टिलाइजर हैं उनके और नॉन सब्सिडाइज के दोनों के नियम सेम है? हाँ, सेल करने के नियम दोनों के सेम है। फर्क केवल ये है कि सब्सिडाइज फर्टिलाइजर जो है वो गवर्नमेंट सब्सिडी के थ्रू आता है, कंट्रोल्ड है वो, उसको बेचने के लिए पॉस मशीन का यूज किया जाता है। और बाकी सब्सिडी, नॉन सब्सिडी फर्टिलाइजर को रूटीन में बेचा जाता है ठीक। तो वहाँ प्राइसिंग कंट्रोल है, इस पे प्राइसिंग कंट्रोल नहीं है। ये मार्केट फोर्सेस से इसकी प्राइस डिसाइड होती है। और साथ में बायोस्टिमुलेंट आता है, चौथा प्रोडक्ट। तो बायोस्टिमुलेंट जो है वो भी ऑलरेडी FCO के अंदर नोटिफाइड है। तो आप उन बायोस्टिमुलेंट्स को पकड़ के जैसी जिस क्रॉप में जरूरत है उस हिसाब से आप प्लान कर लीजिए, सोम्स का शेड्यूल बन जाता है। अब आप मैंगो के लिए अलग शेड्यूल बनेगा सोम्स का, ग्रेप के लिए अलग बनेगा, लीची के लिए अलग बनेगा, धान के लिए अलग बनेगा, ग्रेप और गेहूं के लिए अलग बनेगा जी। तो सोम्स का शेड्यूल बनाना सोम्स एक कंसेप्ट है जी कि पौधे की हर जरूरत को पूरा करना है और फाइनल प्रोड्यूस में क्वालिटी और क्वांटिटी के लिए किसान को फायदा होना। सर, किसानों को सोल्यूबल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने का एक
सबसे ज्यादा लाभ क्या माना जा सकता है? सोल्यूबल फर्टिलाइजर धरती की कैरेक्टर को, धरती को खराब नहीं करता। सबसे पहली बात, जी 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 जो भूमि का जो दोहन किया है वो सब्सिडी फर्टिलाइजर ने किया है। जी जो ग्रेनुलर फर्टिलाइजर धरती में इस्तेमाल किया, सोल्यूबल फर्टिलाइजर धरती खराब नहीं करता। ये एक तकनीक है जो सबसे पहले इजराइल से हुई शुरू, ड्रिप के माध्यम से दें या फोलिया के माध्यम से दें। जितनी जिस वक्त जरूरत है उतना फर्टिलाइजर आप उसे देते हो, ना वो लीच होता है, पौधे को पूरा मिलता है और उसका 100% वैल्यू आपके काम आती है। जी, सोल्यूबल फर्टिलाइजर निर्माता कौन कौन सी चुनौतियां फेस करता है अपने पूरे इस वर्क प्रोसेस के दौरान? सबसे पहली चुनौती तो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है। जी ये फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर मैंने आपको बोला था, ये बनाया गया था सब्सिडी फर्टिलाइजर को कंट्रोल करने के लिए। जी अब बाद में इसी में ही जितने भी सोल्यूबल फर्टिलाइजर हैं या बाद में जितने फर्टिलाइजर आते रहे वो इसी में ऐड करते गए। तो अब गवर्नमेंट एफसीओ के माध्यम से, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के माध्यम से फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को कंट्रोल करना चाहती है। ओके। और वो फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री को कंट्रोल करना ही गले में फांस बन गया है। ओके। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के माध्यम से जो इसका ओरिजिनल कंसेप्ट था कि सब्सिडी फर्टिलाइजर को कंट्रोल करना, इसके माध्यम से इंडस्ट्री कंट्रोल करने के हिसाब से ये अधूरा है। और ना ही ये अब इंडस्ट्री कंट्रोल के चक्कर में ये सोल्यूबल फर्टिलाइजर निर्माताओं को एक बहुत बड़ा चैलेंज है इसके नॉर्म्स पूरे करना और उस नॉर्म्स के आधार पे उसको मार्केट में प्रोड्यूस को बेचना। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में एक चुनौती और भी है, ये मैं अब बोलने की वजह क्या है कि सब्सिडी फर्टिलाइजर में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा स्टेक है। गवर्नमेंट को टेंशन है कि सब्सिडी फर्टिलाइजर में सही फर्टिलाइजर सही किसान को मिले, सही प्राइस पे मिले और हर वक्त मिले। उसके चक्कर में इसमें इंस्पेक्शन के बहुत सारे प्रावधान दिए हुए हैं। वो प्रावधान सब्सिडी फर्टिलाइजर के लिए लागू होते हैं, लेकिन अब वो सोल्यूबल फर्टिलाइजर के लिए भी लागू होते हैं। तो इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा देता है फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, जो सोल्यूबल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी अड़चन है। इंस्पेक्टर राज हर लेवल पे, इंडस्ट्री लगाने से लेके माल बेचने तक हर लेवल पे चुनौती है जिसको पार पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो ये मन करता है कि इंडस्ट्री बंद करके अपना दूसरा काम करो। जी। सोल्यूबल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री अमूमन बनाने वाले इंडस्ट्री में पार्टिसिपेशन जो एंटरप्रेन्योर है वो सब प्रोफेशनल्स हैं और उस प्रोफेशनल्स के लिए इस अनप्रोफेशनल इंस्पेक्टर राज में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी। इसी वजह से जो अच्छे प्रोफेशनल्स हैं वो इंडस्ट्री छोड़ते चले जाते हैं और फिर गलत लोग जो हैं वो इंडस्ट्री पे हावी होते चले जाते हैं। तो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर बेसिकली जिस तरीके से इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रहा है उसमें अच्छे एंटरप्रेन्योर्स को इंडस्ट्री से बाहर कर रहा है। जी सर, जो आपके सामने जो एग्री एंटरप्रेन्योर के सामने चुनौतियां हैं उनके समाधान आप क्या बता सकते हैं और क्या सोल्यूबल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एसोसिएशन की डिमांड हो सकती है इन चुनौतियों को दूर करने को लेकर गवर्नमेंट से? सबसे पहली डिमांड है कि हमें फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर से क्वालिटी पे ही रखा जाए, लेकिन बाकी नॉर्म्स हैं जो कि सब्सिडी फर्टिलाइजर पे लागू हैं उन्हें सोल्यूबल फर्टिलाइजर पे से हटा दिया जाए। ओके। सेकेंड डिमांड है डीक्रिमिनलाइजेशन। सोल्यूबल फर्टिलाइजर का सब्सिडी से कोई सरोकार नहीं है। ठीक है। तो क्रिमिनलिटी जो एफसीओ में आती है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से, उस क्रिमिनलिटी से सोल्यूबल फर्टिलाइजर को बाहर किया जाए। ठीक है। तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत एफसीओ बनाया गया। एफसीओ रखिए, आप एफसीओ के प्रावधान रखिए, लेकिन वो क्रिमिनलिटी केवल सब्सिडी फर्टिलाइजर पर रखिए, आप नॉन सब्सिडी फर्टिलाइजर पर हटाइए उसको। ठीक, मतलब उसको और फ्लेक्सिबल कर दिया जाए नॉन सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर को। केवल उसके जो जितने भी उसके भावी प्रोविजंस हैं, जो उसका ओरिजिनल स्वरूप था कि उसे सब्सिडी फर्टिलाइजर पे लागू करना था, उसमें क्लियर कर दिया जाए कि ये प्रावधान नॉन सब्सिडी फर्टिलाइजर पे लागू नहीं है। तो फिर इसी फॉर्मेट में चलता रहेगा, क्योंकि अलग से दो कानून बनाना बहुत मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए भी, उस पर रेगुलेट करना इंडस्ट्री को। तो इसको डीरेगुलेट किया जाना चाहिए, जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री को या कई इंडस्ट्री को डीरेगुलेट किया। बस सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे वो रहना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल के लिए रहना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल बहुत जरूरी है। लेकिन इस क्वालिटी कंट्रोल के भी जो फिलहाल जो प्रावधान है हिंदुस्तान में, वो उनमें बहुत बड़ा सुधार की जरूरत है। हमारे हिंदुस्तान में क्वालिटी कंट्रोल के मामले में जो लेबोरेटरीज हैं, क्वालिटी कंट्रोल का जो पूरा सिस्टम है, वो चाहे फर्टिलाइजर में हो, चाहे फूड में हो
चाहे किसी भी तरह के उसमें हो, वो बहुत ही खराब है। ड्रास्टिक सुधार की जरूरत है उसमें, मोबिलिटी का और उसमें करप्शन का जो रोल है ना, उसको मिनिमाइज करे जाने की जरूरत है। जी, तो सर क्या सॉल्युबल फर्टिलाइजर को एक्सपोर्ट करने की परमिशन है हमारे इंडिया में? अनफॉर्चुनेटली नहीं है अभी, मतलब परमिशन लेनी पड़ती है और गवर्नमेंट को ये मानती है, क्योंकि एफसीओ के तहत डाल दिए गए हैं, तो एफसीओ में कोई भी फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट करने के लिए परमिशन लेने का प्रावधान है और वो परमिशन मिलती नहीं है, तो इंडस्ट्री का गला घोटा हुआ है। हमें कहा जाता है कि आप चाइना क्यों नहीं बन सकते। चाइना इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि चाइना इंटरनेशनल मार्केट को फीड करता है और हमारे यहाँ इंटरनेशनल मार्केट को फीड करने का रास्ता बंद कर रखा हमने। तो जो नॉन सब्सिडी फर्टिलाइजर है, जब तक उसे आप एफसीओ के प्रावधानों से बाहर नहीं करोगे, वो इंडस्ट्री ग्रो ही नहीं कर सकती जी। और ग्रो नहीं कर सकती, इंडिया में माल बेचने में 50 दिक्कतें हैं और एक्सपोर्ट वो कर नहीं सकती। तो इसमें बहुत सुधार की जरूरत है। मतलब मार्केट बहुत लिमिटेड हो गया है। लिमिटेड हो गया है, उसमें हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन का स्कोप खत्म हो गया है। जी, तो सर क्या हमारे पास वो कैपेसिटी है कि हम अपने फर्टिलाइजर को एक्सपोर्ट कर सकें? बिल्कुल कैपेसिटी है हमारे यहाँ। पहले से भी एक्सपोर्ट होते थे, पहले से भी कैपेसिटी थी, अंडर यूटिलाइज है, वो इंडस्ट्री बंद हो गई और एक्सपोर्ट ना होने की वजह से वो इंडस्ट्री जो है वो इतनी लो अनवायबल हो गई। और हम चाइना को जब तक ये हम इसको ओपन नहीं करेंगे, हम हमेशा चाइना पे डिपेंड रहेंगे। ये जो पीछे ये जो न्यूज़ आई थी कि चाइना ने सोल्यूबल फर्टिलाइजर का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है, ये हमेशा यही खेल चलता रहेगा ड्रामा। हम अपनी इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग तभी कर पाएंगे जब हमारे वॉल्यूम्स वो लेवल पे आए जिसमें कि हम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में हो। क्योंकि ये आइटम चाइना भी इसीलिए कामयाब है क्योंकि वो इतने बड़े वॉल्यूम पर बैठा है और वो सब एक्सपोर्ट करता है। जितने भी सोल्यूबल फर्टिलाइजर हैं, एमएपी है, डीएपी है, सोल्यूबल फर्टिलाइजर में पोटेशियम नाइट्रेट है, 19 से कॉम्बिनेशंस हैं, इन सब में यदि हम एक्सपोर्ट करने की परमिशन होगी तो हम प्रोडक्शन लेवल अप कर सकते हैं। जिस वक्त इंडिया में डिमांड नहीं होगी हम एक्सपोर्ट करेंगे। जितना भी फॉरेनर, जितने भी कंट्रीज चाइना से सोर्सिंग करते हैं आज सोल्यूबल फर्टिलाइजर की, वो इंडिया से सोर्सिंग करेंगे। ओके। बहुत ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया से सोर्सिंग हो सकता है और यहाँ पूरा स्कोप है। बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो अभी एक्सपोर्ट, उनके लिए भी गवर्नमेंट रोक देती है, एक्सपोर्ट करते समय हाथ रोक जाता है, कस्टम वाले उन कंसाइनमेंट को रोक देते हैं फर्टिलाइजर के नाम से, जबकि उनका कोई मतलब नहीं है कि वो फर्टिलाइजर के नाम से रोके जाएं। तो उनका स्कोप है। गवर्नमेंट ने सब्सिडी जो एनपीके के ऊपर देती है गवर्नमेंट, उसमें कहती है कि ऑलरेडी इंडिया में हम इनकी सब्सिडी दे रहे हैं और इंडिया में इन फर्टिलाइजर्स की जरूरत है और इसके रॉ मटेरियल हम फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं, तो इनको एक्सपोर्ट करके हमारे इंडिया में फर्टिलाइजर की शॉर्टेज हो जाएगी। इस वजह से गवर्नमेंट ने एक कर्टन पॉलिसी बना दी कि फर्टिलाइजर कैन नॉट बी एक्सपोर्टेड विदाउट परमिशन, और परमिशन अवेलेबल नहीं है या बहुत कॉस्टली है उसको लेना। हमारे यहाँ फर्टिलाइजर की जिस तरीके से क्रॉप हमारी बढ़ गई है, हमारा प्रोड्यूस बढ़ रहा है, तो हमारी फर्टिलाइजर की जरूरत किसान को ज़्यादा है। तो किसान को ज़्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत है तो गवर्नमेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फिर एक्सपोर्ट कैसे गवर्नमेंट ओपन करेगी? उनको एक्सपोर्ट मत करना जो आप इंपोर्ट कर रहे हो। ओके। जो हम सोल्यूबल वो प्रोडक्ट है जो इंडिया गवर्नमेंट इंपोर्ट कर रही है, जो कि सब्सिडी फर्टिलाइजर, ये उनके फिगर्स की बात करो। यानी कि सब्सिडी और नॉन सब्सिडी फर्टिलाइजर के बीच में जद्दोजहद चल रही है। ये जद्दोजहद है कि सब्सिडाइज फर्टिलाइजर की जो नियम और दायरे हैं वो अब नॉन सब्सिडाइज पर भी लाद दिए गए हैं। क्योंकि आप इंडस्ट्री को कंट्रोल करना चाह रहे हो, पूरी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को कंट्रोल मत करो, आप केवल सब्सिडी फर्टिलाइजर को कंट्रोल करो। हाँ, और इससे कहीं ना कहीं रेवेन्यू भी जनरेट होगा और भारत की इकोनॉमी भी बहुत रेवेन्यू जनरेट होगा, इंडिया की इकोनॉमी सुधरेगी, इंडस्ट्री सुधरेगी, हमारे किसानों को अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे। क्योंकि वो जो इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट जब इंडिया में हम बनाएंगे और उनको एक्सपोर्ट करेंगे तो वो प्रोडक्ट इंडियन किसानों को भी मिलेंगे। सोल्यूबल फर्टिलाइजर को लेकर एफसीओ में क्या क्या प्रावधान है और सोल्यूबल फर्टिलाइजर की परिभाषा क्या है, और हमने जाना कि सोल्यूबल फर्टिलाइजर को सॉम्स की एक विधा के तौर पर भी प्रस्तुत किया गया है, जो कि एक पूरी प्रैक्टिस है जिससे किसान अपनी उपज बढ़ा सकते हैं और एक एग्री एंटरप्रेन्योर एक अच्छा सोल्यूबल फर्टिलाइजर निर्माता बनकर एक क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में दे सकता है। और हमने ये भी जाना कि किस तरीके से सोल्यूबल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री चुनौतियों का सामना कर रही है और उनके समाधान को लेकर, उनके डिमांड को लेकर भी बात की गई। तो विनोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फिर से एक बार हमारे इस पॉडकास्ट में हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।